नमस्कार सभी लॉ लिटरेसी के दर्शकों को। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के विषय में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय में। और भारतीय संविधान को समझने से पहले आवश्यक है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था को समझें। और भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले ये आवश्यक होता है, ये जरूरी है कि हम राज्य व्यवस्था की कुछ मूलभूत अवधारणा तथा पारिभाषिक शब्दावली से परिचित हो जाएं। इसी क्रम में और इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे और इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य, जिसको स्टेट कहा जाता है। आपने सुना होगा स्टेट शब्द। तो स्टेट होता क्या है, राज्य शब्द का प्रयोग क्या होता है? तो राज्य शब्द का प्रयोग यूं तो विभिन्न प्रांतों के लिए किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ या अन्य कोई हुआ, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः एक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है स्टेट, राज्य, अर्थात इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित है, या वो विकसित हो सका है, या विकसित हो रहा है, या नहीं। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, यह भी किसकी पहचान है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनमें इसकी परछाई दिखाई देती है। राजनीतिक प्रणाली से वंचित देश, जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में विकास की प्रक्रिया का अवरुद्ध हो रहा था या उसमें बमबारी हो रही थी, तो इसका यह प्रमाण है कि वहां पर इसके तत्वों का कमी है, राज्य के तत्वों की कमी है। अब राज्य के तत्व क्या है? इसमें 4 तत्व विद्यमान होते हैं। तो आपको पहले बताता हूं कि इसमें सबसे पहला जो तत्व है भूभाग। किसी भी राज्य का होना मतलब उसका खुद का एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दूसरा, उसकी खुद की एक जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा, सरकार, वहां पर एक गवर्नमेंट विद्यमान होगी। और चौथा, संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी होगी। तो समझ लेते हैं कि एक राज्य के लिए किस किस कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। तो राजनीतिक क्रियाएं करती हुई, उदाहरण के लिए भारत संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का एक राज्य का एक भौगोलिक आधार है, भूभाग है। दूसरा, जनसंख्या है, मतलब राज्य होने की शर्त में पहला भूभाग हुआ, निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। और तीसरा, सरकार, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य और सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार उसकी मूर्त, कंक्रीट, व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अब संप्रभुता देख लेते हैं। संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी, वह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास, अपने भूभाग की जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा उसे किसी भी बाहरी, भीतरी दबाव के निर्णय के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है कि एक है या एक नहीं है, चारों होने चाहिए। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित है तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसे कुछ उदाहरणों की सहायता से हम समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी होती है किंतु भूभाग नहीं होता। उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का संकट यही है कि चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत की निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे, तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई।